महलों में मायका, झोपड़ी में ससुराल। अरे वाह, मेरे तो ऐश ही ऐश है। मुझको तो जमीन पर उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक आवाज लगाते ही 10 नौकर चाकर मेरी सेवा में दौड़ चले आते हैं। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। मेरा मायका भी महलों वाला था और ससुराल भी आलीशान महलों वाला मिला है। संजना अपनी किस्मत पर नाज करते हुए नौकर को आवाज लगाती है। रामू काका, ओ रामू काका, जल्दी से मेरा चाय नाश्ता मुझे मेरे कमरे में मेरे पलंग पर ला कर दो। अभी लाया बहू रानी। ये लीजिए, गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय। कहिए तो फल छील कर दे दूं? नहीं, अभी बस इतना ही। जरूरत लगी तो बुला लूंगी। अरे वाह, क्या चाय बनाई है, मस्त मलाई मारकर। क्या खुशबू है। संजना चुस्की लेते हुए चाय पीती है, तभी एकदम से उसका सपना टूटकर बिखर जाता है और वो खुद को अपने झोपड़ी वाले ससुराल में पाती है, जो कि कूड़े कचरे के ढेर के बीच में बना हुआ था। चारों तरफ मक्खी मच्छर भिनभिना रही थी और गंदी बदबू आ रही थी, जिससे उसकी शक्ल बन जाती है। हे भगवान, कितना अच्छा खासा सपना देख रही थी। ये हकीकत की झोपड़ी वाली जिंदगी से तो वो सपना लाख गुना बेहतर था। न जाने क्यों मुझको मेरा ये झोपड़ी वाला ससुराल देखकर सारा जग सूना सूना लगता है। संजना झोपड़ी से निकलकर बाहर आती है, जहां उसके गरीब ससुराल वाले कूड़ेदान का कूड़ा कचरा बीन रहे होते हैं। तभी सास अंजना कपकपाते हुए कहती है, ओह, आज तो ठंड कोहराम मचा रही है। अरे बहू, जा जाकर हम सब लोगों के लिए लाल चाय बना ले। जी माँ जी, बस अभी बनाती हूँ। वह जल्दी से सूखे पत्ते कहीं कहीं से चुनकर लाती है। जहाँ रोड पर रफ्तार में गाड़ी चल रही थी, पी पी का शोर शराबा उसे पसंद नहीं आ रहा है। मायूस होकर वह चूल्हे के धुएं में चाय बनाते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगती है। क्या मुसीबत है, इस मिट्टी के चूल्हे पर धुआं झेलकर खाना बनाना कितना मुश्किल है। अपने मायके में मैंने शहजादियों की तरह जिंदगी जी थी। खुद से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती थी। स्टैंडर्ड कार के अंदर घूमती फिरती थी। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ये प्यार मुझे इस मोड़ पर लेकर आएगा। आखिर क्यों संजना इस तरह की बातें कर रही थी और इतनी ज्यादा दुखी क्यों थी? क्या है उसकी दुख तकलीफ का कारण? तो चलिए देखते हैं। जहां संजना अपने महलों जैसे स्टैंडर्ड मायके में डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने माता पिता के साथ बैठी हुई नखरे दिखा रही होती है। क्या रामू काका, आज भी वही खाना, वही दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और ये नान रोटी पुलाव? ये सारा खाना डेली डेली खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी नखरीली लड़की का। इसका तो रोज का ही तमाशा है। जब देखो नखरे दिखाती है। चुप करके खा ले। पापा देखो ना, मम्मी मुझे कैसे डांट रही हैं। पुष्पा जी, भाई आप क्यों मेरी लाडली बेटी को डांट रही हैं? एक ही तो बेटी है हमारी। आप ही के लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ के रखा है। कहीं ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। भगवान ना करे कल को इसे गरीब ससुराल मिल गया तो ये कैसे रहेगी। हाँ पुष्पा जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी को, जिसे मैंने इतने नाजों से पाला है, उसे मैं किसी भी गरीब घर में ब्याह दूंगा। अपनी बेटी के लिए मैं महलों का ससुराल ढूंढूंगा, जो लोग मेरी संजना को रानी बनाकर रखें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन इस कदर खाने का अपमान करना भी तो सही नहीं। आपको पता है ना, इस दुनिया में ऐसे कितने गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते और ऐसे खाने के लिए तरसते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और रही बात शादी की, तो तुम्हारा पिता तुम्हारी शादी महलों से घर में करेंगे और मेरी नजर में मिस्टर सिंघानिया का बेटा नीरव है। बस एक बार रिश्ता लग जाए, हमसे भी अमीर और धनवान है वो। शादी की बात सुनकर संजना जोर जोर से खांसने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि पापा मेरी शादी करवा दे, मुझे फौरन सागर से मिलना होगा। संजना जल्दबाजी में फोन और बैग लेके सागर के पास आ जाती है, जहां वह एक जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करता है। सागर, मेरे डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं। तुम कल ही मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो। देखो संजना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितना गरीब लड़का हूँ। ऊपर से मेरे परिवार को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह वो ऐशो आराम भरी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मगर भगवान की दया से सिर पर अपनी छत है, 2 वक्त की रोटी तुम्हें खिला दूंगा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर दुख तकलीफ मंजूर है सागर। मैं तुम्हारे साथ हर सूरत में, सुख में दुख में रहने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे डैडी से मुझे मांग लो। अगले दिन सागर संजना के पिता के पास आकर उसका रिश्ता मांगता है, जहां वह सागर की गरीबी के बदले उसे जलील करता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी कर दूंगा?
शहजादियों जैसी जिंदगी दी है मैंने उसे, और शहजादी की जोड़ी किसी शहजादे के साथ अच्छी लगती है, तुम जैसे भिखारी के साथ नहीं। ये शादी नहीं होगी। तो फिर ठीक है डैडी, अगर आप मेरी शादी सागर से नहीं करवा सकते तो मैं जिंदगी भर किसी और से भी शादी नहीं करूंगी और ये मेरा फैसला है। कहते हैं ना कि आखिर में बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। खलिश भरे दिल से हर्ष अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी चाल थी। अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसका ख्याल रखना दामाद जी। जा मेरी बच्ची जा। मैं वादा करता हूँ संजना का ख्याल रखूंगा। मगर जैसे ही संजना अपने ससुराल वालों के साथ आती है तो वह कुछ लोग उनके घर को तोड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर गरीब सास ससुर अंजना और हरिप्रसाद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। अरे भाई कौन हो तुम लोग, और इस तरह से हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? अरे बंद करो हमारा घर तोड़ना। वह आदमी बुजुर्ग हरिप्रसाद को धक्का मार देता है। अरे चल हट जा बूढ़े, ये जमीन सरकार के अंदर आती है, जहाँ तुम लोग अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहे थे, निकल जाओ यहाँ से। तभी देवर मुकेश डबडबाई आंखों से अपने भाई को देखकर बोलता है, भैया हमारे घर को टूटने से बचा लो, भैया भैया बचा लो। उस जगह से निकले जाने के बाद संजना अपने गरीब ससुराल वालों के साथ दर बदर भटकने लगती है। माँ जी, चल चल कर मेरे पैरों में झाले पड़ गए, मैं और नहीं चल सकती हूँ। तभी दोनों ननद पूजा और निभा बोलती हैं, माँ हमको तो इस तरह की गरीबी झेलने की आदत है, लेकिन भाभी तो महलों की बेटी हैं, रानी की तरह रही होंगी। सब लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठेंगे, ये पुलिस वाले रोड पर बैठने भी तो नहीं दे रहे। वो देखो सब लोग, वहाँ एक कूड़ादान है, हम सब वहीं चलते हैं। बेचारी आलीशान महलों में रह रही संजना अपने गरीब ससुराल वालों के साथ कूड़ेदान में बैठ जाती है, जहाँ से कचरे की तेज बास आ रही थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सागर, मुझे इस कूड़े की बहुत गंदी बास आ रही है। मेरे ख्याल से हम लोगों को अपने लिए जुगाड़ वाला घर बना लेना चाहिए। अपनी अमीर बहू के चेहरे पर गम देखकर सास संजना हाथ जोड़कर बोलती है, बहू हो सके तो अपने गरीब ससुराल वालों को क्षमा कर देना। तुम मेरे बेटे के लिए अपने पिता का महल वाला मायका छोड़कर आई हो और हम लोग तुम्हें इस कदर दर दर भटका रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अपने घर चली जाओ, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो चली आना। माँ जी, अब जो भी है जैसा भी है, यही मेरा ससुराल है, मैं रह लूंगी। संजना अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर झोपड़ी बना लेती है। अगले दिन सागर जब काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। ऐसे में पेट भरने के लिए मजबूर होकर सब लोग कूड़ा कचरा बीन कर अपना गुजारा बसर करते हैं। पता नहीं कब हमारी ये दुख तकलीफें खत्म होकर हमारी तकदीर बदलेगी। इस झोपड़ी के ससुराल में अब और जिया नहीं जाता। बेचारी बहू उदासी भरे दिल से सबको चाय पिलाती है। इसी तरह से संघर्ष में जीवन कट रहा था। एक रात खाने के टाइम सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं। माँ जी, बाबूजी, इस तरह कूड़ा कचरा बीनकर हमारी गरीब जिंदगी कभी नहीं सुधर पाएगी। हम करे भी तो क्या करे बहू, तुम तो हमारे दुख भरे हालात देख ही रही हो। माँ जी, कूड़ेदान के बाहर एक इश्तेहार लगा है, अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें तो मैं सड़क साफ करने का काम कर लूंगी। महलों में रह रही बहू की ये बात सुनकर गरीब ससुराल वालों का दिल भर आता है। ननद निभा बोलती है, भाभी आप महलों की बेटी होकर सड़क में झाड़ू लगाएंगी, ये तो आपके लिए कितना छोटा काम है। निभा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस देखने वाले का नजरिया छोटा बड़ा होता है। तो फिर ठीक है, मैं और पूजा भी अब बच्चों को पढ़ाएंगे। और मैं भी भैया के साथ काम पर जाऊंगा। इस तरह ससुराल के सभी सदस्य दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत करते हैं और जिससे जितना बन पड़ता है वह पैसे लाकर बहू के हाथ में देता है। ससुर सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश करता है और पति और देवर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। नंद बच्चों को पढ़ाती है और सास कूड़ा बीनती है। सब अपनी भागीदारी निभाते हैं, जिससे आखिरकार वो सब लोग किराए का घर ले लेते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार हम सब लोगों ने कर दिखाया। अपनी मेहनत के बलबूते पर हमने झोपड़ी से निजात पाली। बहू, आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो तुम्हारे कारण, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। बाबूजी, मैंने बस आप सब लोगों को प्रोत्साहित किया, लेकिन मेहनत आप सब लोगों की लगी है। बस भगवान जल्दी हमें इस किराए के घर से खुद का घर भी देगा। बस हमको इसी तरह से मेहनत करते रहने की जरूरत है। इस तरह संजना और उसके गरीब ससुराल वाले मेहनत करते हैं और आखिर में ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन संजना का खुद का ससुराल हो जाता है।
ये प्यार मुझे किस मोड़ पर ले आया। कहाँ पहले मैं मॉडर्न किचन में खाना बनाती थी, एक बटन दबाते ही मसाले पिस जाते थे, दूसरा बटन दबाते ही खाना गर्म हो जाता था। लेकिन अब देखो कैसे इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। हाय रे मेरी किस्मत। चूल्हे पर खाना बना रही माधवी फूट फूट कर रो रही होती है। आखिरकार माधवी की ऐसी क्या मजबूरी रही थी जो इतनी अमीर घर की बेटी होकर भी उसे गरीब घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा था। आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। रवि, तुम तो रहने दो, अब तो तुम्हारा हर दिन का हो गया है। पिछले एक हफ्ते से तुम लेट आ रहे हो। कल से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी। क्या करूं माधवी, स्टेशन पर भीड़ इतनी थी कि मैं टाइम से मेट्रो नहीं पकड़ पाया। तो किसने कहा है तुम्हें मेट्रो से आने के लिए? तुम्हारे पास अपनी कार नहीं है क्या? तुम भी तो मेरी तरह अमीर हो, अपनी कार से आ सकते हो ना। वो तो है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि आजकल कितना ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। सॉरी बाबा, कल से मैं पक्का टाइम पर आऊंगा। चलो ना, अब गुस्सा छोड़ भी दो। ये लास्ट टाइम था, आइंदा किया ना तो मैं तुमसे सच में बात नहीं करूंगी और ब्रेकअप कर लूंगी। रवि और माधवी एक दूसरे को पिछले 1 साल से डेट कर रहे थे। दोनों में ही काफी ज्यादा प्यार था। माधवी रवि के बारे में फाइनली अपने परिवार में बताती है और धूमधाम से माधवी और रवि की कुछ महीनों में ही शादी हो जाती है। रवि, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने ससुराल जाने के लिए, और उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए। तुम्हें तो पता है कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। मैंने तो अपने दिमाग में एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर रखी है कि मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या क्या बनाऊंगी। अरे आज का ब्लॉग बनाना ही भूल गई। हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मेरी शादी हुई है और ये मेरे हैंडसम पति रवि हैं। अभी मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। माधवी सारे रास्ते कार में ब्लॉग बनाती रहती है। थोड़ी देर में रवि एक छोटे से मोहल्ले के बाहर गाड़ी रुकवाता है और अब दोनों उस गाड़ी से उतरते हैं। अरे रवि, तुमने गाड़ी इस मोहल्ले में क्यों रुकवा दी? क्या तुम यहाँ रहते हो? मेरा घर यही है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी बंगले में रहते हो, और भला इस छोटे से मोहल्ले में तो मुझे कहीं पर भी कोई बंगला नहीं दिखाई दे रहा। माधवी, मैं किसी बंगले में नहीं बल्कि सामने ये जो छोटा सा घर है ना, वहाँ रहता हूँ। क्या तुम छोटे से घर में रहते हो? रवि, तुम कहीं मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? माधवी, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और ये भी जानता था कि तुम एक बहुत अमीर परिवार से हो। तुम्हें गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बस अपने प्यार को बचाने के लिए तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हारे जितना अमीर हूँ। मैं तो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। ये गाड़ी और मकान भी किराए पर ली है। मैं अपने माँ बाप और बहन के साथ छोटे से ही घर में रहता हूँ और अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। रवि, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकती। अमीर घर की बेटी को जब अपने गरीब ससुराल के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी। चाहकर भी माधवी कुछ नहीं बदल सकती थी। जैसे तैसे करके माधवी अपने मन को मनाती है और अपने गरीब ससुराल में जाती है। ऐसे ही रात कटती है और आज माधवी की उसके गरीब ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। चलो अमीर ससुराल ना सही, लेकिन कम से कम अपने सपनों के मुताबिक पहली रसोई की रस्म को तो मैं पूरा करूंगी ही। माधवी जैसे ही रसोई घर में जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां अमीर मायके में उसके किचन में इंडक्शन और गैस जैसी सुविधा थी, वहीं उसके गरीब ससुराल में मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ये क्या? यहाँ तो ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। अब क्या मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा? और मुझे तो यहाँ कुछ खाने का सामान भी नहीं दिख रहा, ना सब्जी है ना मसाले। अब मैं कैसे अपनी रस्म पूरी करूंगी? अरे क्या हुआ माधवी बहू, बड़ी परेशान लग रही है। माँ जी, ये कैसी रसोई है आपकी? आप लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं और इस रसोई में तो खाना बनाने के लिए राशन ही नहीं है। न मिर्च मसाले हैं, न सब्जी और न ही आटा चावल। आप लोग क्या हवा पानी पर अपना गुजारा करते हैं? माधवी बहू, पिछले महीने रवि की तनख्वाह नहीं मिली थी, इसीलिए घर का राशन नहीं भरवा पाए। तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी पहली रसोई के इतने सारे सपने सजो रखे हैं। सोचा था मैं अपनी पहली रसोई में इटालियन, चाइनीज, साउथ इंडियन पकवान बनाऊंगी और उन सब का ब्लॉग शूट करके अपने चैनल पर डालूंगी। लेकिन आपकी गरीब रसोई ने तो मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अपनी पहली रसोई की रस्म न करने के दुख से माधवी काफी ज्यादा उदास थी, जिसे देख कलावती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारी गरीबी की वजह से
बहू अपनी पहली रसोई की रस्म भी नहीं कर पा रही है। मेरे पास बस ये आखिरी 50 रुपए बचे हैं जो मैंने अपनी दवाई के लिए रखे थे। अब इसी से ही बहू के लिए थोड़ा सा राशन ले आती हूँ। कलावती 50 रुपए से थोड़ा आटा, थोड़े आलू लाकर माधवी को देती है। ये ले बहू। ये क्या है? ये आलू और आटा है। जानती है तुझे अपनी पहली रसोई में काफी सारी चीज बनानी थी, लेकिन नहीं बना सकी तू। इसी से ही कुछ बना ले, कम से कम तेरा अरमान तो पूरा होगा। अपनी सास की बात सुन माधवी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन भूख के मारे बेचारी माधवी उन आलू से थोड़ी सब्जी और आटे से रोटियां बना देती है। कहाँ मैं डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाना चाहती थी और कहाँ मुझे ये सब सूखा खाना बनाना पड़ रहा है। अमीर बहू की उसके ससुराल में पहली रसोई बड़ी ही खराब थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आरती बहन, तुम बड़े दिनों के बाद आई हो। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। ये तो बहुत अच्छा किया। माधवी बहू, जाओ आरती के लिए चाय बना कर ले आओ। मैं नहीं जाऊंगी उस मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने के लिए। एक तो मेरी पहली रसोई की रस्म इतनी खराब हुई है और आप मुझे उस मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनवा रही हैं। चूल्हे को जलाने के लिए पहले तो मुझे 1 घंटा खांसना पड़ता है। मुझसे नहीं होगा इस पर खाना बनाना। माधवी अपनी गरीब ससुराल की रसोई से काफी ज्यादा परेशान थी। बार बार माधवी को अपने मायके की अमीर रसोई याद आ रही थी, जहां वो चुटकियों में बिना किसी परेशानी के सारे काम कर लिया करती थी। क्या किस्मत हो गई है मेरी, मिट्टी के चूल्हे पर खांसते हुए खाना बनाना पड़ रहा है। इस चूल्हे के धुएं से तो मैं तो एक दिन अंधे हो जाऊंगी। माधवी को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, कितने दिनों बाद मैंने इस गरीब रसोई में कुछ अच्छा बनाया है। आज तो मैं 2 प्लेट भरकर छोले चावल खाऊंगी। माधवी अपनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी अचानक मिट्टी के चूल्हे के पास बनी दीवार की मिट्टी एकदम से माधवी के बन रहे खाने और उसके ऊपर गिर जाती है और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। वहीं दूध की तरह गोरी माधवी मिट्टी की वजह से काली हो जाती है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। या तो माँ जी खाना बनाएंगे या तो इन्हें कोई मेड रखनी होगी, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी। माधवी खाना न बनाने की ठान लेती है और हर रोज बाहर से कुछ न कुछ ऑर्डर करके खाती है, जिसे देख रवि। ऐसा कब तक चलता रहेगा? घर में बहू होने के बावजूद भी माँ को खाना बनाना पड़ रहा है। ऐसा अच्छा थोड़े ना लगता है। तुम चाहती हो कि मैं खाना बनाऊं तो पहले अपनी गरीब रसोई को ठीक करो। नई रसोई बनाओ, इंडक्शन लेकर आओ, थोड़ा सामान लेकर आओ। पता है मैंने अपनी पहली रसोई के लिए कितने सपने सजा रखे थे कि मैं खाना बनाऊंगी, फोटो क्लिक करके ऑनलाइन पोस्ट करूंगी, ब्लॉग करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे माधवी, तुमने तो गुस्से में ही कितना अच्छा आइडिया दे दिया मुझे। अरे आजकल ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो शहर से होने के बाद भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर ब्लॉग बनाती हैं और उनके ब्लॉग को काफी लोग पसंद करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओ और ब्लॉग्स बनाओ, फिर देखना तुम भी फेमस हो जाओगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक बार तुम कोशिश तो करके देखो। अपने पति की बात मानकर माधवी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए ब्लॉग शूट करती है। हेलो गाइस, आज मैंने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है, वो भी इतना टेस्टी। क्या आप लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे माधवी का चूल्हे पर खाना बनाते हुए ब्लॉग काफी ज्यादा काम आता है। काफी सारे लोग अब माधवी के चैनल से जुड़ने लगते हैं, जिसके चलते माधवी ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा रही थी। तुमने तो बिल्कुल सही कहा था। देखो मेरी फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट आई है। अब इससे मैं सपनों की रसोई बनाऊंगी। थोड़ी मेहनत और इंतजार से सफलता खुद ब खुद आपके पास चली आती है। माधवी उस पैसों से सबसे पहले अपनी ससुराल की गरीब रसोई को एक फैंसी और मॉडर्न रसोई में बदलती है और आखिरकार अपनी पहली रसोई में अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनाने के सपने को पूरा करती है।